मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पिंडियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से एक नए सवेरे के साथ और अपनी उस साम्राज्यवादी नीति को फिर से आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं उस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो रही हूँ। और चूंकि कल हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि इस तरह से आप घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि महाविद्यालय के द्वारा आपको ये सुविधा प्रदान की जा रही है कि आप घर बैठे ही लेक्चर को सुन सके। तो आप इस नियम का पालन करिए और इस नियम को फॉलो करते हुए ही आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लेक्चर का फ़ायदा उठाइए ताकि आपको घर से बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, तो बच्चों कल हमने आपको साम्राज्यवादी नीति के बारे में बताया किस तरह से जो है तो साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। नॉर्मली अगर शब्दों में हम आपको आज फिर बताएं तो क्या है, क्षेत्रों के द्वारा यानी शक्तिशाली राज्यों के द्वारा दूसरे अन्य कमजोर क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेना। ठीक है, ये क्या साम्राज्यवादी नीति है। इसके अलावा जो है तो आपने देखा होगा कि 18वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है विदेशियों के द्वारा भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना। तो यहाँ पास तब तक तो यहाँ ठीक है, भारत देश के द्वारा तो अन्यत्र जाके साम्राज्यवादी विस्तार पूर्वक नीति नहीं अपनाई गई, लेकिन विदेशियों के द्वारा जो है तो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया गया। तो यहाँ पास हम ये देखते हैं कि साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत जो है तो विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न देश जो है तो अपनी विस्तार पूर्वक नीति को फैलाने में लगे हुए। तो कल बच्चों हमने आपको ये सारी चीजें क्लियर की थी, ठीक है, और साथ में हमने आपको ये उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया था। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है, आपका साम्राज्यवादी नीति के उदय के कारण या विकास के कारण, कि साम्राज्यवाद का उदय कैसे हुआ या उसका विकास। ठीक है, तो उदय के कारणों में अगर हम सबसे पहला अगर पॉइंट ले बात करें तो साम्राज्यवादी नीति के उदय का कारण महत्वाकांक्षी शासकों की विस्तारवादी नीति का अनुसरण करना है। क्या विस्तारित नीति का अनुसरण करना है। क्यों विस्तारित नीति, यानी कि शासक क्या करते थे, राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो जो है अपने राज्य को दूर तक फैलाना चाहते थे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत पर विजय, दक्षिण भारत, क्या साम्राज्यवादी विस्तार पूर्वक नीति थी। हमने आपको अकबर के बारे में भी बताया, उसमें भी बताया कि अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। ठीक है, उसके अंतर्गत उसकी साम्राज्यवादी नीति क्या थी, क्या कि जब वो स्टार्टिंग में शासक बना तो उसके पास एक प्रांत था, लेकिन लास्ट में आते थे कितने 15 प्रांत हो गए थे। यानी कि ये क्या है, साम्राज्यवादी नीति थी, विस्तार पूर्वक अपनी महत्वाकांक्षा को। तो यहाँ पास हम यही मानेंगे कि शासकों की जो महत्वाकांक्षा थी क्या थी कि अपने अधीन राज्यों को कर लेना। उससे फायदा होता था उनको। फायदा क्या होता था, उनको टैक्स मिलता था, सैनिकों की देखभाल, काम वो इनका कर रहे हैं लेकिन देखभाल कौन करेगा वो। और उस टाइम पे देखा जाए तो हर जगह की ये व्यवस्था होती है कि जहाँ सैन्य व्यवस्था जितनी ही अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, उतनी ही ज्यादा हमें क्या होगी, सफलता मिलेगी। क्योंकि सेना के दम पे आज भी देखिए अगर हमारे सैन्य व्यवस्था कमजोर पड़ जाए तो क्या हम देश की सुरक्षा कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पास उस टाइम पे भी शासकों का यही रहता, साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत हो। तो महत्वाकांक्षी शासक, चाहे वो राजपूत शासक हो, चाहे वो सल्तनत काल हो या तुगलक काल हो या मध्यकाल हो, जो भी हो, ठीक है, वहां पास उनकी विस्तारवादी नीति साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की थी। ये उनका क्या महत्वाकांक्षा होती थी, क्योंकि इसी के दम पे वो क्या करते थे, अपने राज्यों को और अधिक शक्तिशाली बनाते थे। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम आगे की बात करें कि जो साम्राज्यवादी नीति है, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है, जनसंख्या को हस्तांतरित करना। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक पॉइंट है ये आपका, जनसंख्या को स्थानांतरित करना, यानी कि शिफ्टिंग कर देना, शिफ्ट कर देना। कैसे, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन जो है वो क्या कर रहा है, वो अपनी जनसंख्या को यानी कि अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए वो इधर से इधर क्या कर रहा है, उपनिवेश कायम कर रहा है। और उनमें से अगर हम आपको उदाहरण दें तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, आपका भारत देश। भारत देश को देखा जाए तो उसकी क्या औपनिवेशिक नीति, साम्राज्यवादी नीति है, क्योंकि यहाँ पास उसके द्वारा अपने उपनिवेश कायम किए गए। आप भी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ भारतवर्ष में किसकी, कंपनी की सरकार चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता के रखा है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, लेकिन उसकी जो लेकिन आई जरूर, लेकिन तब उसकी साम्राज्यवादी नीति नहीं थी।
लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया 1761 के बाद यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो मराठे और अफगानियों के बीच हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, अफगानी जो अहमद शाह अब्दाली था उसके साथ मराठों का युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। वहां से शुरू होती है क्या, ब्रिटिश की राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पास अब राजनीति का प्रभाव वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ से शिफ्टिंग कर रहा है। यहाँ पास सिर्फ यही नहीं कर रहा है कि भारतवर्ष में, उसने अमेरिका में भी अपना प्रभाव उपनिवेश कायम किया। आप अमेरिकी क्रांति के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से वहां भी आंदोलन चल रहा है। वहां तो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वहां पर कोई युद्ध नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से अपने अधिकारों को पाने का युद्ध हो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन क्या कर रहा है, वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण क्या औपनिवेशिक विस्तार कर रहा है। अपने पॉपुलेशन को कम करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर रहा है, और वो भी कैसे लोग, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों को और ज्यादा शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये औपनिवेशिक जो नीति है ये साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जनसंख्या को हस्तांतरित करने के लिए। लेकिन अगर आगे हम बात करें इसके आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण सबसे ज्यादा है साम्राज्यवादी नीति के लिए उत्तरदायी अगर कोई कारण है तो क्या है, आर्थिक कारण है। कैसे, आर्थिक कारण में अगर हम कहें तो इसमें कच्चा माल और आपका बड़े बाजार कैसे मिलेंगे हमको, कच्चे माल की सुविधा। जैसे भारत क्या था, भारत जो है ब्रिटेन के लिए कच्चे माल प्रोवाइड कराता था, चाहे वो खुशी से हो चाहे वो जबरन हो। आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के कृषकों के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार किया। अत्याचार में उसने क्या किया, उसने जो है यहाँ जो बागान मालिक थे वो किसानों से जबरन उनके मन मुताबिक, मतलब किसान अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सके। यानी कि अगर उसको ये है कि मुझे खाने वाली फसल जैसे गेहूं चावल ये सारी चीजें अधिक मात्रा में उपज करनी है तो नहीं, यहाँ पास किसान वही खेती करता था जो उसको वहां से आदेशित किया जाता, जैसे नील हो गया, पटसन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजों की खेती ज्यादा करवाई जाती थी। उसका एक कारण था, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है कि ब्रिटेन के द्वारा किसानों से जबरन, एक तो उनको कर में लाद दिया जाता, टैक्स जो होता था 2 का 4, 4 का 6 लेकर, यहाँ पास जो ये प्रणाली थी बहुत ही बुरी थी। तो आर्थिकता को मजबूत करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल यानी कि लॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पास ब्रिटेन क्या करता था, यहाँ से कपास यानी कच्चा माल पूरी तरह से लॉ मटेरियल अपने यहाँ से ले जाता था और वहां से तैयार माल करके यही लाके सेलिंग करता था। यानी कि वो इसका बिजनेस हो गया ना, यहाँ से कच्चे माल नाम मात्र के मूल्य किसानों को दे दिया और उसके बदले में सारा मटेरियल लेके चला गया, और अब वहां से पूरे तैयार हमने आपको यूजी में पढ़ाया होगा औद्योगिक इंग्लैंड की क्रांति को लेकर। ठीक है, औद्योगिक क्रांति को लेकर किस तरह से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग, ठीक है, सारी चीजों के बारे में बताया है, किस तरह से वहां पास जॉन नामक मिस्त्री के द्वारा ढरकी का आविष्कार किया जा रहा है। ठीक है, 1763 में, 33 में, यहाँ पास आपको पूरा 1700 से आपको वहां पास शुरू हो जाएगा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो इन क्रांतियों के लिए क्या चाहिए, लॉ मटेरियल चाहिए। यानी कि अगर हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है तो उसके लिए हमें ये सारी चीजों की आवश्यकता है। अब लॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से, जब हम अपने साम्राज्य या औपनिवेशिक विस्तार हम अन्यत्र स्थानों पे कायम करेंगे, तभी तो हमें ये सारी चीजें प्राप्त होंगी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास लॉ मटेरियल होगा यानी कि कच्चा माल होगा, उतने ही ज्यादा हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। क्योंकि अगर हम सामान तैयार माल की सेलिंग करेंगे तो हमको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमें कच्चे माल को तैयार करने के बाद प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पास हम आपको ये बता दें कि ब्रिटेन के द्वारा ये सारी प्रोसेस अपनाई जा रही थी। ठीक है, तो कच्चे माल की डिमांड इतनी ज्यादा रहती थी जिस कारण से वो अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति को फैला रहे थे। फिर इसके अलावा हम अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण में क्या था, जैसे अगर हम देखा है कि राजनीतिक कारण के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति को फैलाना, हमने आपको बताया कि 1700
जो यहाँ पास 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसमें वहां से शुरू होता है ब्रिटिश की राजनीतिक पॉलिटिक्स शुरू होना। उनका एक राजनीतिक फंडा क्या था, फूट डालो और राज्य करो नीति। ठीक है, हम आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको सरल, क्योंकि जब अगर हम आपको भारत के उदाहरण देते जाएंगे तो आपको साम्राज्यवादी नीति और अच्छे से सरल आएगी, क्योंकि ये जो विस्तारित नीति है सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके अलावा भी है, लेकिन यहाँ पास क्योंकि भारत किस तरह से परतंत्रता की बेड़ियों में कितने सालों तक जकड़ा रह गया, ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पास साम्राज्यवादी नीति के अंदर राजनीतिक कारण भी एक था, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक सत्ता को फैलाने से भी क्या पूरे राज क्षेत्र पर अधिकार किया। आज भी देखिए ना, क्या राजनीतिक प्रभाव तो है, साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत हम राजनीतिक प्रभाव को ही देखते हैं कि अब राजनीतिक क्षेत्र में कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कारण ये भी था। फिर इसके अतिरिक्त अगर हम नैतिक तथा धार्मिकता की बात करें तो नैतिक तथा धार्मिक कारण के अंतर्गत क्या था, धर्म का प्रचार प्रसार करना। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत धर्म का प्रचार प्रसार करना भी है, क्योंकि यहाँ पास ईसाईयत धर्म, आपने देखा कि किस तरह से ईसाई धर्म भारत में प्रवेश कर रहा है। ब्रिटिश ने क्या किया, एक एक्ट पारित किया जिसमें ईसाई मिशनरियों को यहाँ प्रवेश दे दिया गया, और वो यहाँ आके क्या कर रहे हैं, ईसाई धर्म को पूरी तरह से यहाँ उन्होंने छोड़ दिया। उनका ये मानना था कि भारत अब पूरी तरह से ईसाईयत में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि इस्लाम धर्म आता है और उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को पूरी तरह से भारतवर्ष में फैला दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत जो है तो नैतिक तथा धार्मिक कारण भी मानते हैं। ठीक, तो और दूसरी बात अलावा यहाँ पास जो है तो श्वेत लोगों का भार भी हो गया था, क्योंकि अंग्रेज कौन थे, वो श्वेत कैटेगरी में आते थे और भारतीय वो काले की कैटेगरी में आते थे। तो यहाँ पास ये सारी चीजें क्या, विस्तारवादी नीति के अंतर्गत ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम ये देखते हैं अनेक विचारकों ने साम्राज्यवाद की परिभाषा अलग अलग शब्दों में दी है। किसी भी विचारक की परिभाषा आपको इक्वल नहीं मिलेगी। यहाँ पास सभी लोग अपने अपने हिसाब से सारी बातों को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास जो है तो साम्राज्यवाद एक तो देखा जाए तो धर्म का प्रचार है, मानवता का प्रचार है, जनसंख्या का हस्तांतरित करना है, शासकों की कूटनीति है, शासकों के द्वारा राज्य को विस्तार पूर्वक फैलाने की नीति है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि साम्राज्यवाद जो है तो विभिन्न आयामों में देखा जाता है, विभिन्न कार्यों के द्वारा हम साम्राज्यवादी नीति को समझ सकते हैं। ठीक है, तो साम्राज्यवाद के द्वारा ये सारी चीजें आपके सामने आती है, और साम्राज्यवाद की प्रक्रिया आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद का प्रभाव यहाँ पास हम आपको बार बार ये क्लियर करना चाहेंगे कि इतिहास में जितने भी विचारक आपको पाए जाएंगे उन सभी की धारणाएं अलग अलग होगी साम्राज्यवाद को लेके। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है हमारा यहीं पास हम स्टॉप करते हैं। कल हम आपको नए टॉपिक के साथ यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में हम आपको कल का टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप साम्राज्यवाद को समझिए, जानिए, पढ़िए, सुनिए, और इसमें जो भी डाउट्स हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम फिर से आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।